ड्रुपल डेवलपमेंट के एक और वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से एक स्लाइडर बनाया जाता है व्यू का यूज करके। तो पहले मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि किस तरीके से हम लोग एक स्लाइडर बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने एक स्लाइडर बनाया, ठीक है। और इस स्लाइडर को, ये पूरा व्यू से है, ये जितनी भी चीजें आ रही है ये एक डायनामिक कंटेंट है पूरा का पूरा। ये जितनी चीजें आ रही है वो एक डायनामिक कंटेंट है और ये व्यू से आ रहा है। तो अगर आपको किसी स्लाइडर का HTML और CSS अगर आपको किसी स्लाइडर की दे दी जाए तो उसको एज इट इज आपको ड्रुपल के अंदर किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है व्यू का यूज करके, वो हम यहाँ पर देखने वाले। यहाँ पर हमको व्यू की एक और पावर का पता चलेगा कि व्यू में हम लोग किस तरीके से कस्टम डिजाइन फॉर्मेट बना सकते हैं। क्योंकि मैंने ये जो स्लाइडर इंप्लीमेंट किया है इसका मैंने पूरा एक फॉर्मेट डिजाइन किया है। यहाँ पे टेम्पलेट का यूज हुआ है, व्यू का यूज हुआ है, और किस तरीके से कस्टम फॉर्मेट बनाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर क्रिएट किया। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लॉग इन करता हूँ एडमिन से। ये तो डेमो है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक नया व्यू बनाते हैं। ये व्यू बना हुआ है पूरा, तो हम लोग, मैं यहाँ पर फ्लेक्सी कार्ड कस्टम कस्टम फ्लेक्सी कार्ड करके एक व्यू बनाऊंगा पहले तो। और इसके लिए मैं कुछ ड्रूपल के एंड पे भी मैंने कुछ कॉन्फ़िगरेशन की है, वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एडमिन से लॉग इन करता हूँ यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर मैं लिखता हूँ यूजर लॉगिन। ये मैंने लिखा यूजर लॉगिन। मैं ड्रेस ULI से भी लॉगिन कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ एडमिन एडमिन किया तो ये यूजर लॉगिन हो गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये मैंने यूजर लॉगिन किया, ये एडमिन से मैं लॉगिन कर गया हूँ। तो सबसे पहले मेरे को, चूंकि ये इमेजेस मुझे डायनामिक चाहिए, तो इन इमेज को डायनामिक चाहिए, तो डायनामिक इमेज के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, मैं सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक कंटेंट टाइप बनाना है। तो मैंने स्ट्रक्चर में गया मैं और कंटेंट टाइप में गया, तो स्ट्रक्चर आ गया, कंटेंट टाइप आ गया, ठीक है। हम लोग यही कंटेंट टाइप यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक कंटेंट टाइप क्रिएट किया फ्लेक्सी कार्ड के नाम से। अब यहाँ इसमें मैं मैनेज फील्ड में गया, तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने इस कंटेंट टाइप में एक ही फील्ड ऐड करी है और वो है इमेज टाइप की फील्ड। मैं आपको एडिट करके इस फील्ड को पूरा दिखा देता हूं कि मैंने इमेज करके इस फील्ड को यहाँ पर एडिट किया। तो ये जो है, मैंने सबसे पहले मैंने एक कंटेंट टाइप बनाया, उस कंटेंट टाइप के अंदर मैंने एक इमेज टाइप की फील्ड यहाँ पर बना ली। तो ये तो काम हमारा एडमिन का था, ये कंप्लीट हुआ। फिर मैं कंटेंट में गया और मैंने यहाँ पर कुछ कंटेंट क्रिएट किए। जैसे यहाँ पर मैंने ये आयरन मैन की इमेज, आयरन मैन के नाम से एक कंटेंट बनाया और इसमें मैंने यहाँ पर आयरन मैन की इमेज जो है वो अपलोड कर दी। तो इस तरीके से आप, यहाँ पर मैंने 4-5 कंटेंट बना लिए, 5 कंटेंट यहाँ पर मैंने बना लिए। ये सारे मैंने कंटेंट यहाँ पर बना लिए। स्पाइडरमैन का मैंने यहाँ पर इमेज क्रिएट, तो स्पाइडरमैन की इमेज के साथ मैंने यहाँ पर एक कंटेंट बना लिया। तो ये तो बात हो गई एडमिन की। अब हम व्यू में चलते हैं, तो हम लोग एक नया व्यू बनाएंगे, राइट। तो व्यू से पहले मैंने कहा था कि मैंने इसके लिए मैंने एक कस्टम फॉर्मेटर बनाया है। तो पहले मैं एक कस्टम फॉर्मेटर जनरेट करूंगा और फिर मैं व्यू जनरेट करूंगा। तो हम चलते हैं कंसोल पे। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर कर लेता हूं और यहां पर मैंने जो ड्रेस है इसका जनरेट, पहले तो मैं जनरेट कमांड यहाँ रन करूंगा, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि मुझे व्यू का फॉर्मेट जनरेट करने के लिए कौन सा कमांड रन करना है। तो ये लिस्ट आ गई, सारे कमांड की यहाँ पर लिस्ट आ गई। इस लिस्ट में मेरे को व्यू का जो डिजाइन प्लगइन है, देखिए यहाँ पर व्यू स्टाइल, तो मुझे लिखना पड़ेगा प्लगइन व्यू स्टाइल, ये मुझे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, प्लगइन व्यू स्टाइल, मैं एक बार इसको CLS करता हूं और यहां पर जाता हूं। तो मैंने लिखा लेंडो ड्रेस जनरेट और यहां पर मैंने लिखा प्लगइन व्यूज स्टाइल, इसको मैंने यहां पर इंटर प्रेस किया। अब सिस्टम मेरे से पूछेगा मॉड्यूल का नेम। तो चूंकि मेरे पास मॉड्यूल तो दो है, लेकिन मैं यहाँ पर एक कस्टम मॉड्यूल यूज करता हूं, तो मैंने यहाँ पे कस्टम मॉड्यूल यूज कर लिया। प्लगइन का लेवल, तो प्लगइन का लेवल में क्या देने वाला हूं यहाँ पर, मैं देने वाला हूं यहाँ पर
फ्लेक्सी कार्ड, तो मैंने यहाँ पे दिया कि फ्लेक्सी कार्ड, और फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल, फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल, ये मैंने दे दिया। फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल प्लगइन, फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल प्लगइन, ये मैंने एक थोड़ा नाम दे दिया उसको। आईडी मैंने वही दे दी, क्लास मैंने सेम दी, फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल प्लगइन। ठीक है। और उसके बाद में सिस्टम क्या पूछ रहा है, कि इसको कॉन्फ़िगरेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, बिकॉज उसकी कोई जरूरत नहीं है। या यस भी कर सकते हैं हम लोग, दोनों ही चीजें हैं, तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया। तो अब देखोगे कि जब हम व्यू का कोई स्टाइल प्लगइन जनरेट करते हैं तो इसमें कितनी चीजें यहाँ पे क्रिएट हुई। आप देखोगे यहाँ पे एसआरसी प्लगइन के अंदर एक फाइल बन गई है व्यू, व्यू के अंदर स्टाइल, और यहाँ पर एक फाइल बन गई है, और यहाँ टेम्पलेट के अंदर ये टेम्पलेट भी बन गई है। अब इन दोनों फाइलों का बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग इन दोनों फाइल को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं गया विजुअल स्टूडियो कोड में, और विजुअल स्टूडियो कोड में हमने कस्टम मॉड्यूल, तो कस्टम मॉड्यूल के अंदर आप देखोगे ये मेरा कस्टम मॉड्यूल है, और इस कस्टम मॉड्यूल के अंदर, कस्टम मॉड्यूल के अंदर, कस्टम मॉड्यूल के अंदर टेम्पलेट्स के अंदर ये टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स के अंदर यहाँ पर व्यू स्टाइल कस्टम फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल प्लगइन, ये है यहाँ पर व्यू स्टाइल कस्टम फ्लेक्सी कार्ड डिजाइन प्लगइन, ये जो है वो एक एचटीएमएल फाइल यहाँ पर जनरेट हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस वाले डिजाइन प्लगइन को यूज करता हूं, ठीक है, ये तो व्यू, और इस फाइल में एक चीज और आपको मिलेगी, इसमें एक मॉड्यूल फाइल में भी एक कोड ऐड हुआ है। देखो यहां पर आप जाओगे तो ये फाइल तो जनरेट हुई, लेकिन यहाँ पर मॉड्यूल फाइल में भी कोई चेंज हुआ है। दिख रही है आपको फाइल अपडेट, कौन कौन सी फाइल अपडेट हुई। अभी स्कीमा डॉट वाईएमएल को अगर मैं छोड़ दूं तो यहाँ पर मॉड्यूल फाइल अपडेट हुई है, एक पीएचपी फाइल क्रिएट हुई है, और एक टेम्पलेट क्रिएट हुई है। ठीक है। तो मैं मॉड्यूल फाइल को ओपन करता हूं, तो यहां पर मैं सबसे पहले मॉड्यूल फाइल को ओपन करता हूं। मॉड्यूल फाइल में आप देखोगे, मॉड्यूल फाइल में यहाँ पे कुछ चीजें जनरेट हुई है। ठीक है, ये जो है टेम्पलेट, प्री प्रोसेसर, व्यू स्टाइल, और यहाँ पर कस्टम फ्लेक्सी कार्ड स्टाइल प्लगइन, ठीक है, ये यहाँ पर जनरेट हुई है। और ये जो फाइल यहाँ पर जनरेट हो रही है, इस फाइल में, ये फाइल यहाँ जनरेट हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर इस फाइल से क्या कर सकते हैं, डेटा को पास करेंगे। इस फंक्शन का क्या पर्पस है, इस फंक्शन का पर्पस ये है कि यहाँ से हमको डेटा को पास करना है, और वो डेटा जो है वो इस टेम्पलेट फाइल में, ये जो टेम्पलेट फाइल जनरेट हुई है ना, इस टेम्पलेट फाइल में वो डेटा हमको रिसीव हो जाएगा। ये मतलब है इसका, कि हमने यहाँ पर फाइल को जनरेट किया, यानी कि हमने यहाँ से डेटा पास किया, मॉड्यूल फाइल से डेटा पास किया, और इस फाइल में जो डेटा है वो रिसीव हो गया। और ये जो प्लगइन बना, इसकी जो डेफिनेशन है वो कहाँ मिलेगी, तो इसके लिए एक एसआरसी में प्लगइन के अंदर यहाँ पर एक फाइल जनरेट हुई है, ये वो फाइल है जहां इसकी डेफिनेशन है, ये वाली फ्लेक्सी। देखिए यहाँ पर ये लेवल है, ये टाइटल आपको दिखेगा। तो ये तो है कि आप मॉड्यूल फाइल से डेटा को पास करोगे, और जो टेम्पलेट फाइल है वहां पे डेटा फॉर्मेट होगा। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं एक व्यू बना लेता हूं पहले, और व्यू में तो मैं व्यू में जाता हूं, ये व्यू आ गया मेरा। और इस व्यू में हम लोग क्या करते हैं कि एक व्यू क्रिएट करते हैं। तो मैंने एड व्यू में गया, और एड व्यू में यहां पर मैं नाम दे देता हूं, जैसे मैंने यहां नाम दे दिया फ्लेक्सी कार्ड, तो मैं फ्लेक्सी कार्ड कस्टम स्लाइडर, ये नाम दे देता हूँ। ठीक है। कंटेंट टाइप मुझे रखना है, क्रिएट पेज करना है, तो मैंने क्रिएट पेज कर दिया। फॉर्मेट में आप देखोगे तो हमारा अभी वो वाला फॉर्मेट यहाँ नहीं आ रहा है, तो अभी हम अनफॉर्मेटेड लिस्ट को ले लेते हैं, और इन बिटवीन हम लोग एक बार कैशे क्लियर कर देते हैं। तो मैंने कैशे क्लियर कर दिया, और यहाँ पर मैंने
अनफॉर्मेटेड लिस्ट को लिया है और पाथ, तो यहाँ पर मैं इस व्यू को जनरेट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेव एंड एडिट पे क्लिक किया, तो आप देखोगे यहाँ व्यू बन गया है और व्यू का कुछ रिजल्ट यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर कंटेंट है तो मैं इसको पहले फॉर्मेट करता हूँ और यहाँ पे मैं फील्ड रख देता हूँ। ठीक है, फील्ड रखता हूँ, फील्ड मैंने रख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब मुझे दूसरा काम क्या करना है, मुझे दूसरा काम यहाँ पर ये करना है कि मुझे इमेज चाहिए, तो मैं एक इमेज फील्ड भी ऐड कर लेता हूँ। तो आपको ध्यान होगा हमने कंटेंट टाइप लगाया था, तो यहाँ पे पहले तो एक फिल्टर ऐड करता हूँ कंटेंट टाइप का। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टाइप, तो मैंने यहाँ पे लिखा कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में मेरे को फ्लेक्सी कार्ड चाहिए कंटेंट टाइप, तो मैंने फ्लेक्सी कार्ड लिख दिया। तो आप देख रहे हो ये फ्लेक्सी कार्ड के सारे टाइटल आ गए, लेकिन मेरे को इमेज फील्ड भी चाहिए थी, तो मैं यहाँ ऐड करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इमेज। तो यहाँ पर मैंने इमेज लिखा, तो आप देख रहे हैं फ्लेक्सी कार्ड की इमेज फील्ड आ गई। मैंने यहाँ पे फ्लेक्सी कार्ड की इमेज फील्ड को भी कॉन्फ़िग कर लिया है। और यहाँ पर मुझे यूआरएल चाहिए इमेज का, फॉर्मेटर क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए इमेज का, तो मैंने यूआरएल ले लिया इमेज का और इसको सेव कर लिया मैंने यहाँ पर। तो आप देखोगे ये जो है वो यहाँ पर शेयर हो गया कंटेंट, सेव हो गया कंटेंट। आप देखोगे यहाँ पर ये इमेज का ये पूरा का पूरा पाथ आ रहा है इमेज का, ये सारी इमेजेस आ रही है और ये टाइटल आ रहा है। ये दो चीज मुझे चाहिए थी, टाइटल और इमेज। मेरे को तो इमेज ही चाहिए, टाइटल मैंने एक्स्ट्रा में ले लिया, लेकिन मेरे को आप देखोगे मेरी रिक्वायरमेंट केवल इमेज की है। ठीक है जी, तो मैंने इसको सेव किया, ये सेव किया। और अभी मैं क्या करता हूं, यहां पर इस व्यू को ओपन करता हूं। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहां पे गया और यहां पे इस व्यू को मैं ओपन किया, तो ये आ रहा है। अब इसको मुझे फॉर्मेट करके ऐसे डिजाइन करना है। इसकी जावास्क्रिप्ट है मेरे पास और सीएसएस है मेरे पास। ठीक है, जावास्क्रिप्ट है और सीएसएस है। ठीक है, इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मैं सबसे पहले तो क्या करता हूं, सबसे पहले हम लोग जो व्यू का काम है, मतलब जो डेटा हमको चाहिए वो चाहिए, तो हमको एक लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमको जावास्क्रिप्ट और सीएसएस को यूज करना है यहाँ पर। ठीक है, तो लाइब्रेरी की बात हम करते हैं। तो जो लाइब्रेरी है मेरे पास, सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी बना लेता हूँ। ठीक है, तो जो कस्टम मॉड्यूल है हमारा, ये कस्टम मॉड्यूल है और इस कस्टम मॉड्यूल में एक लाइब्रेरी मेरे को चाहिएगी, तो मैंने लाइब्रेरी डॉट वाईएमएल फाइल पहले से बना रखी है। तो आप देखोगे कस्टम डॉट लाइब्रेरीज डॉट वाईएमएल, और इसमें एक सी जावास्क्रिप्ट फोल्डर है जिसमें स्लाइडर की जावास्क्रिप्ट है, और एक फोल्डर सीएसएस का है जिसमें स्लाइडर की सीएसएस है। तो मेरे पास में जावास्क्रिप्ट हो गई और सीएसएस हो गई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है कि मेरे पास में जावास्क्रिप्ट और सीएसएस हो गई, लाइब्रेरी फाइल भी हो गई मेरे पास में। अब मेरे को व्यू को डेटा को फॉर्मेट करना है, तो मैं व्यू डेटा फॉर्मेट करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मेरे पास मॉड्यूल फाइल है, ये आप देखोगे तो ये मॉड्यूल फाइल है। और मॉड्यूल फाइल में मेरे को ये वाला जो फंक्शन है इसको मुझे कस्टमाइज करना है, यहां से मेरे को डेटा पास करना है, यानी कि यहां से मुझे इमेज पास करनी है, ये डेटा जो है यहां से पास करना है। और दूसरा काम मेरे को करना है यहाँ पे टेम्पलेट डिजाइनिंग का, तो ये मेरे पास में टेम्पलेट है, राइट, ये टेम्पलेट है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मॉड्यूल फाइल में, और मॉड्यूल फाइल में हम लोग करेक्शन करते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूल फाइल में जो करेक्शन मेरे को करना है, ये मेरी मॉड्यूल फाइल आ गई है, और मॉड्यूल फाइल में मुझे क्या करेक्शन करना है। तो जैसा मॉड्यूल फाइल है, सबसे पहले ये वाला अरे मेरे को नहीं चाहिए, और इस क्लास की भी मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, इस अरे को मैं हटा देता हूं और इस क्लास को मैं यहां पर हटा देता हूं। ये कोड जो ऊपर वाले स्लाइडर का है, ये कोड मेरे को एज इट इज यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर मेरे को देखिए, यहाँ पर जो रो है, उस रो में मेरे को सबसे पहले तो इस अरे की जरूरत यहाँ नहीं है, तो इस अरे को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मेरा ये वाला कोड है और ये वाला मेरा फॉर ईच का लूप है। इस फॉर ईच के लूप से मैं
इस अरे को पहले तो मैं हटाता हूं, ठीक है। फॉर ईच के लूप से मैंने इस अरे को हटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, तो मैं सबसे पहला एक काम और मुझे करना है, तो मैं एक वेरिएबल लेता हूं पहले तो, $i। यहां पर मैंने एक वेरिएबल लिया $i, जिसकी वैल्यू मैंने कर दी 0, और यहां पर मैंने लूप लगाया। तो इस लूप में मैं क्या करूंगा, $i को प्लस प्लस कर दूंगा। अभी क्यों कर रहा हूं ये मैं बताऊंगा आगे, कि $i को मैं प्लस प्लस क्यों कर रहा हूं यहां पर। अब मुझे इमेज चाहिए पहले, ठीक है, मेरे को इमेज चाहिए। तो मैं इमेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो मैं डॉलर फील्ड आइटम्स मैंने एक वेरिएबल ले लिया, $रो। अब ये $रो में क्या है, ये जो $रो है, इस $रो में ये पूरी की पूरी रो की वैल्यू आ रही, पूरी की पूरी रो, यानी ये दोनों आइटम मुझे $रो में मिल जाएंगे। तो इन दोनों आइटम में से मेरे को जो मतलब है वो इस इमेज से मतलब है, ठीक है। तो मैंने लिखा डॉलर रो के बाद ये जो $रो है, अगर मैं इसको डंप कराता हूं, यहां पर मैं $रो को डंप करा के हम लोग देखते हैं पहले कि $रो में क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे $रो को डंप किया, तो आप देखोगे यहाँ पे डंप, और डंप में यहाँ पे मैंने $रो किया। एक बार कैशे क्लियर करूंगा मैं, तो यहाँ पर मैंने एक बार कैशे क्लियर किया, ये मैंने कैशे क्लियर किया, और वापस गए और इस पेज को मैंने रिफ्रेश किया। तो जब कैसे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आप देखोगे कि कुछ चीजें इसमें हमको डंप जो वैल्यू है वो देखने को मिलेगी यहाँ पे, राइट। लेकिन अभी हमको डंप वैल्यू देखने को नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको अनफॉर्मेटेड चला रखा है। तो मेरे को पहले फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने फॉर्मेट पे गया, तो आप देखोगे ये हमने नया डिजाइन प्लगइन बनाया था, ये हमारा कस्टम डिजाइन प्लगइन आ गया, इसको मैंने अप्लाई किया। और यहाँ पर मैं किसी भी सेटिंग को नहीं कुछ कर रहा हूं, यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ सिंपल। ये मैंने सेव किया। तो आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे डंप जो लिया था ना, वो डंप का रिजल्ट मेरे को यहीं पर दिख गया। जो डंप मैंने, ये देखिए, ये डंप का रिजल्ट दिख गया, और यहाँ पर भी मुझे डंप का रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये डंप, ये जो मैंने डंप फंक्शन में $रो को प्रिंट किया, तो डंप मेरे को मिल गया। अब इस डंप में मेरे को ये देखना है कि मुझे इमेज कैसे मिलेगी। इमेज कैसे मिलेगी, मतलब इमेज का पाथ कैसे मिलेगा मेरे को, राइट। तो इसमें देखिए ये डंप है, इस डंप में मैं अगर डॉलर रो में जाता हूं, तो $रो है। $रो में एंटिटी है, ये एंटिटी मतलब क्या हो गया, नोड हो गया। और इस नोड में फील्ड्स आएगा, देखो नोड में एक फील्ड्स मिला, और इस फील्ड्स के अंदर आप देखोगे तो ये टाइटल है, और टाइटल के अंदर ये इमेज फील्ड है। तो मुझे इस इमेज फील्ड की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं क्या करता हूं, यहां जाता हूं, यहां पर मैं $रो को लेता हूं। तो मैंने $रो लिया, और $रो, अब चूंकि इसके अंदर रो के अंदर मिल रहा है, यहां पर मेरे को क्या मिल रहा है, $रो मिल रहा है, हैज रो मिल रहा है। तो मैंने हैज रो ले लिया, ठीक है। ये हैज रो है, और हैज रो के अंदर एंटिटी, बट ये एंटिटी क्या है, एंटिटी एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग इस तरीके से एक्सेस करेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और एंटिटी मतलब नोड ऑब्जेक्ट, तो नोड ऑब्जेक्ट से अगर फील्ड की वैल्यू मेरे को करनी है, तो मेरे को गेट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने गेट फंक्शन कॉल किया, और इस गेट फंक्शन के अंदर फील्ड की वैल्यू यानी फील्ड का मशीन नेम, ये है फील्ड का मशीन नेम, इसको मैंने यहां कॉल किया। अभी मैं क्लियर कैशे करता हूं, और इस पेज को रीलोड करता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कैशे किया, और इस पेज को मैं रीलोड करूंगा। तो आप देखोगे कि मेरे को लेकिन यहाँ पर डंप मैंने लिखा है, और डंप में मेरे को यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो मैं फिर से एक बार कैशे क्लियर करता हूं। तो ये पूरा का पूरा इमेज ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ये एक एंटिटी है, तो ये इमेज ऑब्जेक्ट है, और इसके लिस्ट में आप देखोगे तो इमेज का यूआरएल मिलेगा, इमेज की वैल्यू मिलेगी, इमेज का टाइटल मिलेगा,
ये पूरी जो एक्चुअली ये एक इमेज है मतलब मीडिया एंटिटी है, फाइल एंटिटी है, तो पूरा का पूरा फाइल एंटिटी मेरे को ये मिल गया। यानी कि ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी एक फाइल एंटिटी है। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल के अंदर हमको इस वेरिएबल के अंदर सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डॉलर फील्ड फील्ड आइटम्स, और फील्ड आइटम्स में मैं यहाँ पर डॉलर फील्ड आइटम्स में जाके और मैं ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि मेरे को ये ऑब्जेक्ट मिल गया, राइट। अब चूंकि ये, इस डम्प को भी कमेंट कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, पर ये जो कोड है वो पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ फॉर ईच का एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं एक फॉर ईच का लूप लगाता हूं यहाँ पर। तो मैं लिखता हूं फॉर ईच, तो मैंने यहाँ पे फॉर ईच लिखा, और फॉर ईच जो लूप है ये मेरा फॉर ईच आया। फॉर ईच लूप के अंदर मैं क्या करूंगा कि फॉर ईच में डॉलर, तो मैंने लिया डॉलर, डॉलर में मैंने लिया फील्ड आइटम्स, फील्ड आइटम्स हैज डॉलर आइटम, ये मैंने लिया। और यहां पे मैं क्या करूंगा, अब मुझे फाइल की आईडी चाहिए। तो आप देख रहे हो ये पूरा फाइल ऑब्जेक्ट है, राइट। इस इसमें एक टारगेट आईडी करके एक एट्रीब्यूट है, टारगेट आईडी, यानी कि ये फाइल की आईडी है। ये मेरे को चाहिए कि फाइल की आईडी, सिर्फ मुझे फाइल आईडी चाहिए। तो अगर मुझे फाइल आईडी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, यहां पर जाऊंगा और यहां पर मेरे को डॉलर, यहां पर मैं लेता हूं फाइल आईडी, ये फाइल आईडी लिया। और फाइल आईडी लेने के बाद में मेरे को यहाँ डॉलर आइटम एरो, और यहां पर मेरे को लेना पड़ेगा ये वाला एट्रीब्यूट जो टारगेट आईडी है। ये फाइल आईडी मिल जाएगी, फाइल आईडी से मेरे को यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। ये फाइल आईडी मिल गई, और फाइल आईडी से मेरे को जो है वो यूआरएल मिल जाएगा, इमेज का यूआरएल मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहां पर मेरे को फाइल आईडी मिल गई, और फाइल आईडी मिलने के बाद में यहां से मैं इसको हटाता हूं। अब इस फाइल आईडी का क्या करना है, तो ऊपर देखोगे तो मैंने एक यूज स्टेटमेंट यूज किया है फाइल एंटिटी। तो यहां से मैं क्या करूंगा, फाइल को लोड करवाऊंगा। यहां जाऊंगा और यहां पर मैं एक फाइल को लोड करवाऊंगा। फाइल को लोड कैसे करवाना है मेरे को, तो यहां पर मेरे पास फाइल तो था ही, तो मैंने लिया डॉलर फाइल इज इक्वल टू फाइल। ये फाइल जो ऊपर लिया था वो स्कोप रिजोल्यूशन, और यहाँ पे लोड फंक्शन कॉल करूंगा, और इस लोड फंक्शन में मैं पास कर दूंगा डॉलर फाइल अंडरस्कोर आईडी, सिंपल। तो ये फाइल, ये पूरी फाइल आ गई मेरे पास। अब इस फाइल का मेरे को क्या चाहिए, यूआरएल चाहिए। तो मैं डॉलर यू आर आई करूंगा, यूआरआई करूंगा, और फाइल डॉलर फाइल एरो, और यहां पर होगा गेट, एक फंक्शन होता है जो होता है गेट फाइल यू आर आई, गेट फाइल यू आर आई। तो यू आर आई से हमको यू आर एल चाहिए, राइट। यू आर आई से हमको यू आर एल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे यू आर आई लिया, ठीक है। अब इस यू आर आई को मैं डंप कराता हूं। तो मैंने अगर यहाँ पे डंप किया इस यू आर आई को, तो आप देखोगे फाइल का यू आर आई मिल जाएगा। कैशे क्लियर हो रहा है, अभी कैशे क्लियर हुआ। अभी इसको हम लोग रिलोड करते हैं पेज को। तो देखिए ये फाइल का यूआरआई मिल गया। अब यूआरआई से यूआरएल बनाना है हमको, है ना। तो यूआरआई से यूआरएल बनाने के लिए फाइल सिस्टम की जरूरत होती है। तो हम लोग एक ड्रूपल की सर्विस कॉल करेंगे, वो सर्विस जो है वो हमको यूआरआई से यूआरएल बना के देगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉलर रियल पाथ, ये एक वेरिएबल लिया, डॉलर रियल पाथ इज इक्वल टू, मैं यहां लूंगा ड्रूपल, और स्कोप रिजोल्यूशन लगाऊंगा। स्कोप रिजोल्यूशन लगाने के बाद में यहां पे मैं लिया ड्रूपल, ड्रूपल लिखने के बाद में यहां पे मेरे को लगाना पड़ेगा स्कोप रिजोल्यूशन। और स्कोप रिजोल्यूशन लगाने के बाद यहां पर मेरे को एक सर्विस कॉल करनी, और वो सर्विस कौन सी कॉल करनी मेरे को, तो मैं यहां लिखता हूं ड्रूपल की सर्विस, राइट।
तो मेरे को सर्विस कॉल करनी, तो मैंने यहाँ पे लिखा सर्विस, और इस सर्विस में मेरे को चाहिए सर्विस का नाम। तो सर्विस का नाम है मेरे पास में फाइल अंडरस्कोर सिस्टम। ठीक है, फाइल अंडरस्कोर सिस्टम, ये सर्विस से मेरे को, अब इस सर्विस का एक फंक्शन, एक मेथड होता है जिसका नाम होता है रियल पाथ। तो मैंने यहाँ रियल पाथ मेथड कॉल किया और इसमें $URI पास कर दिया, तो URI मिल गया मेरे को। अब यहाँ पे मेरे को एक रियल पाथ मिलेगा, राइट। तो ये जो रियल पाथ है, इस रियल पाथ को मेरे को पास करना पड़ेगा टेम्पलेट के अंदर। तो जो पहले मैं क्या करता हूं कि जो मेरे को रियल पाथ मिला है, उस रियल पाथ में को मैं, ये पहले डंप करते हैं हम लोग रियल पाथ को। तो मैंने डंप किया रियल पाथ को, तो यहाँ डंप, और डंप पे मैंने लिखा $रियल पाथ, सिंपल। अब यहां जाकर मैं एक बार कैशे क्लियर किया, कैशे क्लियर किया, कैशे क्लियर होने के बाद में एक बार इसको मैं, तो आप देखोगे यहाँ पे पूरा यूआरएल हमको मिलेगा इमेज का। तो देखिए ये पूरा यूआरएल हमको मिल रहा है, लेकिन ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं है। एपीपी वेब भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मेन यूआरएल बनाना पड़ेगा, यानी कि बेस डोमेन इसके आगे ऐड करना पड़ेगा। तो बेस डोमेन ऐड करने के लिए हम लोगों का ये वाला जो कोड है, ये हम लोग यूज करेंगे बेस डोमेन ऐड करने के लिए। तो मैंने इस कोड को कॉपी किया, यहाँ गए, यहाँ जाके मैंने बेस डोमेन को ऐड किया, और यहाँ पर मैं पाथ लिख देता हूँ, तो ये पाथ आ गया। मैं यहाँ पे कैशे क्लियर करता हूँ एक बार, और एक बार फिर से इसको प्रिंट करता हूँ, तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पाथ मिल गया, राइट। इस पाथ पे हमको जाना है। ये जो पाथ है, इस पाथ को हम यहाँ पास करेंगे तो हमको इमेजेस जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये पाथ यहाँ पर हमको मिल गया पूरा। अब मेरे को ये पाथ जो है वो पास करना है टेम्पलेट के अंदर। ठीक है, तो मेरा काम हो गया, मुझे जो इमेज का पाथ चाहिए था वो मिल गया। अब इस टेम्पलेट के अंदर हम जाते हैं, तो हमको अगर देखिए यहाँ से, ये जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल में एक वेरिएबल पास करना पड़ेगा, क्योंकि इस वेरिएबल को टेम्पलेट के अंदर हम एक्सेस कर पाएंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरिएबल के लिए, मतलब इस, तो मैं लिखता हूँ $वेरिएबल्स, ये $वेरिएबल्स लिखा। $वेरिएबल के बाद में मुझे लिखना पड़ेगा $रो, ये $वेरिएबल, और $वेरिएबल्स के बाद में $रोज, रोज यानी कि ये वाला पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ये मैंने लिखा $वेरिएबल्स रो, और इसके आगे लिखना पड़ेगा मेरे को $ID, यानी कि ये वाली आईडी। तो मैं $ID लिखा, और यहां पर मैं दो वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहले एक वेरिएबल तो मैं बनाऊंगा $ID के लिए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल यहाँ पर $ID हो गया, और यहाँ पर बनाऊंगा पाथ। तो यहाँ लिख देता हूँ पाथ, और जो पाथ मैंने इमेज का निकाला वो क्या निकाला, $पाथ। मेरा काम हो गया, मैंने यहां से $पाथ को पास कर दिया। ठीक है, मुझे स्लाइडर के लिए इमेज के पाथ की जरूरत थी, वो मुझे मिल गया। ठीक है, अब मेरे पास में, अब मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट में जाता हूँ। तो यहाँ टेम्पलेट फोल्डर है मेरे पास, और ये टेम्पलेट फोल्डर, ये है मेरे पास टेम्पलेट फोल्डर्स, इसमें मैं गया। अब इस टेम्पलेट फोल्डर में मैं सबसे पहले इसको रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए सब कुछ चला गया। ये क्यों चला गया, क्योंकि ये वाला टेम्पलेट यहाँ पे रन हो रहा है। तो इस टेम्पलेट के अंदर, अब हम लोग इस टेम्पलेट के अंदर चलते हैं। तो हमको यहाँ पर HTML की जरूरत पड़ेगी। तो ये HTML मैंने कॉपी कर रखा है, ये मेरे पास HTML है। और इस HTML में मैं सबसे पहले, चूंकि पूरा HTML नहीं चाहिए मेरे को सिर्फ ये स्लाइडर का HTML चाहिए। तो ये HTML मैंने कॉपी किया, ये HTML मेरा कॉपी हो गया, और इस HTML को मैंने यहाँ पे कर दिया प्रिंट। ठीक है, ये HTML कॉपी हुआ, और HTML को मैंने प्रिंट कर दिया। ये एक स्टैटिक HTML है। अब इसको पूरा डायनामिकली कैसे बनाना है वो हम लोग देखते हैं। अब यहां से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं पेज को, तो आप देखोगे ये स्टैटिक HTML आ गया। ठीक है, अब मेरे को इसको डायनामिक बनाना है।
अभी इसमें एक चीज और है कि ये जो इमेज यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इमेज बैकग्राउंड पे लगी, सीएसएस से लगी, और जो सीएसएस की क्लासेस है वो क्या है यहाँ पर, वो 1 2 3 4 है। तो ये हमको ये बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाना है वो हमको देखना है। तो अब इसको डायनामिक हम बनाते हैं। तो इसको डायनामिक कैसे बनाना होगा, तो देखिए यहाँ पर ये सब कुछ आ रहा है इस लूप के ऊपर, है ना। मैं इस एचटीएमएल को कॉपी करता हूं, और ये वाला जो डिव है इसको हमको चाहिए लूप के अंदर, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो ये डिव आ गया, ये डिव आ गया, और ये डिव आ गया, 1 2 3 डिव आ गए, ये 2 डिव आ गए, राइट। तो लूप के अंदर वाला जो डिव है, लूप के अंदर कौन सा डिव रहेगा, लूप के अंदर सिर्फ ये वाला डिव रहेगा। तो जो HTML मेरे पास था, उस HTML में मैंने क्या किया, ये 2 डिव चालू हुए हैं, और ये रो डॉट कंटेंट इसकी जरूरत नहीं है मुझे, रो डॉट कंटेंट की मेरे को यहां पर मैंने ये अभी एक स्टैटिक डिव लगा दिया, और ये डिव स्टार्ट हुआ, ये डिव बंद हुआ, और ये H3। मेरे को यहाँ पर रो एट्रीब्यूट क्लास भी नहीं चाहिए, मैं इसको भी हटा देता हूँ, मैं इस डिव को भी हटा देता हूँ। सिर्फ मेरे को एक ही डिव चाहिए, ये एक डिव आ गया मेरा, और इस डिव के अंदर यहां पर मेरे को CSS लगानी है, और ये मेन डिव है मेरा। ये एक डिव ओपन, दूसरा डिव ओपन, तीसरा डिव ओपन, ये डिव यहाँ बंद हुआ। लूप के बाहर 2 डिव बंद करना है, तो मैंने लूप के बाहर 2 डिव बंद किए, ये 2 डिव बंद हो गए लूप के बाहर। ये वाला डिव है, ये डिव यहाँ बंद हुआ, ठीक है। ये डिव जो है वो, ये डिव यहाँ बंद हुआ, ये डिव यहाँ बंद हुआ, ये डिव यहाँ बंद हुआ, और ये डिव यहाँ बंद हुआ, ठीक। ये बन गया मेरा फॉर्मेट। अब अगर आप देखोगे तो ये सिंपल HTML बन गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ CSS की भी जरूरत थी, तो जो लाइब्रेरी मैंने बनाई है, अभी मुझे क्या करना है, CSS भी चाहिए। ये मेरा HTML का डिजाइन आ गया है, अब मेरे को यहाँ पे CSS चाहिए, जावास्क्रिप्ट चाहिए, और पाथ चाहिए इमेज का। तो जो CSS है, अभी देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज है। ये मुझे ये जावास्क्रिप्ट है कोड, ये जावास्क्रिप्ट कोड है। तो इसमें हमने कंटेनर व्यू इसलिए ली क्योंकि ये जो कंटेनर है ना, ये ड्रुपल का डिफॉल्ट कंटेनर भी, इसलिए CSS कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए हमने कंटेनर व्यू ले लिया। और यहां पर जावास्क्रिप्ट में हमने ये वाला जो कोड लगाया आगे, ये कोड कौन सी जावास्क्रिप्ट का है, तो यहां पर एक बॉडी क्लास आ रही है, तो अभी इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट फाइल है मेरे पास, ये जावास्क्रिप्ट फाइल होगी। तो ये जावास्क्रिप्ट हो गई है, और ये जो है वो CSS हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, ये CSS है, CSS मैंने कॉपी कर ली यहाँ पे, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली, ठीक है। अब हम लोग मॉड्यूल फाइल पे चलते हैं, तो ये मॉड्यूल फाइल आ गई। मॉड्यूल फाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ से पाथ को, अब हमको टेम्पलेट को अपडेट करना है। टेम्पलेट को अपडेट करना है यानी कि अगर अभी आप आउटपुट देखोगे स्लाइडर का, तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा। एक बार कैशे क्लियर कर देता हूं मैं। तो आउटपुट में स्पाइडरमैन बार बार प्रिंट होना चाहिए, देखिए स्पाइडरमैन बार बार प्रिंट हो रहा है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इसमें जो इसका HTML कोड है, अगर मैं आपको इसका HTML कोड दिखाऊं, तो ये मेरे पास इसका HTML कोड है। यहाँ पर मेरे को ये आईडी और इस क्लास पे, इस आईडी और क्लास, ये आईडी और क्लास लगानी है मेरे को। तो इस आईडी पे क्या है कि CSS लगी हुई है, और CSS से बैकग्राउंड इमेज आ रही है, इतना काम करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले इस टेम्पलेट फाइल है, और इस टेम्पलेट फाइल में हम लोग ये टेम्पलेट फाइल हो गई है, और इस टेम्पलेट फाइल में मेरे को आईडी चाहिए पहले, तो इस आईडी को मैं डायनामिक बनाता हूं, ठीक है।
और हमको यहाँ पर बैकग्राउंड सीएसएस लगानी है। ठीक है, तो बैकग्राउंड सीएसएस लगाने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूं और यहाँ पे स्टाइल स्टाइल लेता हूं। स्टाइल में मैं यहाँ पे स्टाइल लिया एट्रीब्यूट मैंने, और स्टाइल के अंदर मैं लूंगा बैकग्राउंड इमेज। ये मैंने बैकग्राउंड इमेज लिया। बैकग्राउंड इमेज के अंदर मेरे को लेना पड़ेगा यूआरएल। ठीक है, अब यूआरएल मेरा डायनामिक यूआरएल है। यूआरएल कैसा है? डायनामिक यूआरएल है, तो इसको सिंगल कोड में लेना है। और चूंकि ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल कैसे प्रिंट होते हैं टिक फाइल के अंदर? इस तरीके से प्रिंट होते हैं। और यहां पर एक फंक्शन होता है फाइल अंडरस्कोर यूआरएल, ये मुझे कॉल करना पड़ेगा। और फाइल का जो यूआरएल है वो क्या है? रो डॉट यूआरएल। अब ये रो डॉट यूआरएल क्या है? तो मैंने यहां पर ये यूआरएल पास किया। आप देखोगे तो यहां पर जो है वो मैं क्या पास कर रहा हूं? यहां पर मैं पाथ पास कर रहा हूं, यूआरएल पास नहीं कर रहा हूं, मैं पाथ पास कर रहा हूं। तो मेरे को यहां पर क्या लेना पड़ेगा? पाथ लेना पड़ेगा। या एक काम करते हैं, हम इसको यूआरएल पाथ पास करते हैं, तो यहाँ पर पाथ लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रो डॉट पाथ कर देता हूं। तो इससे क्या होगा? इससे ये बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर लग जाएगी। और ये स्पाइडरमैन की जरूरत है क्या? नहीं है, तो इसको हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, इस आईडी की भी जरूरत नहीं है, तो इस आईडी को भी हम लोग यहाँ पर हटा देते हैं। अ, क्योंकि हमारी जो सीएसएस है वो बैकग्राउंड हम लोगों ने इनलाइन लगा दिया यहाँ पर। अब मैं इसको क्लियर करता हूं कैशे को। तो मैंने कैशे क्लियर किया, तो अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? रिजल्ट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो कोड है, राइट, इसकी जावास्क्रिप्ट और सीएसएस तो मिली नहीं। सिस्टम को जावास्क्रिप्ट और सीएसएस तो मिली नहीं, तो हम लोग इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके चेक करते हैं। तो मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम लोग जाते हैं यहाँ पर। ये हमारा स्लाइडर है। स्लाइडर के अंदर यहाँ पर व्यू ब्लॉक कंटेंट, कंटेंट के अंदर व्यू, व्यू के अंदर यहाँ पर व्यू कंटेंट पे गए। ठीक है, व्यू कंटेंट पे आप देखोगे मेन है, कंटेनर व्यू है। और कंटेनर व्यू के अंदर ये इमेज है। इस इमेज को मैंने यहां ओपन किया, तो एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है? फाइल नॉट फाउंड, यानी कि इमेज हमको नहीं मिल रही है। राइट, यानी कि स्पेस आ गया है। ओके, ठीक है। तो स्पेस जो है वो कहाँ आया है? यहाँ पे आया, आई थिंक। सेव किया, और फिर से मैंने इसको कैशे क्लियर किया, और अब हम लोग यहाँ पर इसको लोड करते हैं पेज को। वापस से इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, तो देखिए अब इमेज यहाँ पर हमको मिल जानी चाहिए। हाँ, इमेज हमारी आ रही है, लेकिन हमको लाइब्रेरी यहाँ पर लोड करनी पड़ेगी। तो लाइब्रेरी को पहले मैं अटैच करता हूँ। अब लाइब्रेरी कैसे अटैच होती है? तो सबसे पहले ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टिग फाइल के अंदर किस तरीके से लाइब्रेरी अटैच होगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा अटैच, ATTACH, अटैच लाइब्रेरी। और अटैच लाइब्रेरी के अंदर जो लाइब्रेरी डॉट वाई थी, ये लाइब्रेरीज डॉट वाई है। और ग्लोबल, तो कस्टम ग्लोबल करना पड़ेगा। यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? कस्टम ग्लोबल। तो सिंगल कोड में मैंने यहाँ पे लिखा कस्टम, ये मॉड्यूल का नाम है। और ग्लोबल, ग्लोबल मतलब ये लाइब्रेरी है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूं, और इस पेज को मैं वापस से रीलोड करता हूं यहाँ पर। तो ये जो पेज है इसको मैंने रीलोड किया। देखिए ये स्लाइडर आ गया यहाँ पर, और ये स्लाइडर यहाँ पे चल भी रहा है। तो एज इट इज हम लोगों ने वह स्लाइडर बना दिया जो हमको चाहिए था। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी स्लाइडर डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने देखा है कि किस तरीके से हम लोग व्यू व्यू का स्टाइल फॉर्मेट, कस्टम स्टाइल फॉर्मेट बना सकते हैं व्यू के थ्रू। और उस कस्टम स्टाइल फॉर्मेट पे हम लोग किस तरीके से सीएसएस लगा सकते हैं। इसका जो कोड है वो मैं पूरा शेयर कर दूंगा, ये पूरा का पूरा मॉड्यूल में शेयर कर दूंगा। और
HTML और CSS जो है वो भी आपको यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल के अंदर, कस्टम के अंदर, JS के अंदर, CSS के अंदर मिल जाएगा जो कोड है वो। तो इस तरीके से आप व्यू फॉर्मेट बना सकते हैं।